दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं। एक तो होता है जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव। ये एक्वस ह्यूमर तो कहाँ होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड है। कॉर्निया एंड लेंस के बीच होता है। और एक दूसरा होता है जिसको कहा जाता है बिट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव। बिट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव, ये कहाँ पर होता है? तो बिट्रस ह्यूमर जो होता है वो लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है। लेंस तथा रेटिना के मध्य में होता है। ये दोनों फ्लूइड नेत्र गोलक आई बॉल के निश्चित दबाव को बनाए रखते हैं। आई बॉल के प्रेशर को बनाए रखते हैं, निश्चित दबाव को बनाए रखते हैं। कभी कभी इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेटिना डैमेज हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। जिससे रेटिना डैमेज हो जाती है। इसे ग्लूकोमा डिजीज बोलते हैं, सबल वाय ग्लूकोमा, सबल वाय, या इसको ग्लूकोमा कहते हैं। ये आंखों का एक रोग है जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। हो गया। ये दोनों ही फ्लूइड, जो आईबॉल होता है नेत्र गोलक, उसमें निश्चित दबाव को बनाए रखते हैं। कभी कभी इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ने के कारण प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिससे रेटिना क्या हो जाती है? डैमेज।
इसको ग्लूकोमा कहते हैं। बोतल रखी है, पानी की लेके आना उसको दे। भूल गया, बाहर से बल लाना उसको। और ऊपर इसमें बात करेंगे नेत्र के दृष्टि दोष, आई डिसऑर्डर या आई विजन डिसऑर्डर। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं, यानी पास की जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो इसमें क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो इसमें निकट की वस्तुएं, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो साफ दिखाई देती हैं। जो डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है ना, वो इसमें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? जो आईबॉल होता है, नेत्र गोलक, वो लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक, आईबॉल का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक आईबॉल का लंबा हो जाना। जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो जो इमेज है वो कहाँ बन जाएगी? रेटिना से पहले। भाई जैसे ये हमारी रेटिना है, ये लेंस है, ये रेटिना है। अब ये नेत्र गोलक ऐसा लंबा हो गया, अब रेटिना तो पहुंच गई यहाँ, और इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पर। तो रेटिना से पहले इमेज बन जाती है इसमें, यानी इसमें जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जाती है। जब रेटिना से पहले बनेगी तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो क्या हो जाएगी इसमें? कम। लेकिन लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ तो हो जाती है कम। लेंस तथा ऑब्जेक्ट के इमेज के मध्य की दूरी या फोकल लेंथ तो हो जाती है कम। और लेंस एंड रेटिना की जो मध्य की डिस्टेंस है वो हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसके निवारण के लिए कॉनकेव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, कॉनकेव लेंस।
हो गया। तो पहला हो गया निकट दृष्टि दोष। दूसरा कौन सा आता है? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। इसमें नाम से तो लगता है कि दूर की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की साफ नहीं दिखाई देती है। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की नहीं। दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की नहीं। एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया तो पहले लिखवा दिया था ना। हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं इसको। हाइपर मेट्रोपिया। इसका कारण क्या है? आई बॉल छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है वो। आई बॉल का सिकुड़ना। जब आई बॉल सिकुड़ जाता है तो रेटिना पहले आ जाती है, प्रतिबिंब बनता है पीछे, यानी रेटिना के पीछे बनता है। इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनेगी। जब रेटिना के पीछे बनती है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और लेंस एंड रेटिना के मध्य की दूरी, लेंस और रेटिना के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसका निवारण ट्रीटमेंट उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा था जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, न ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, तथा न ही पास की वस्तुएं। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे एजिंग होती है, वृद्धावस्था आती है, हमारी मसल्स जो होती हैं आँख की वो ढीली पड़ जाती हैं, लूज पड़ जाती है, तो मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। उसकी वजह से न तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, न ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया।
जरा दृष्टि दोष में न तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, न ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वृद्धावस्था के समय जो मांसपेशी होती है हमारी, मसल्स का लूज हो जाना, ढीला हो जाना, जिसके कारण स्पष्ट इमेज नहीं बनती है। इसके निवारण के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। बाईफोकल लेंस में क्या होता है? कॉन्वेक्स हमेशा नीचे होता है, कॉनकेव हमेशा ऊपर होता है। इसको बोलते हैं ड्यूफॉक्सी लेंस, उत्तल नीचे अवतल ऊपर। और एक चौथा रोग होता है दृष्टि वैषम्य। एस्टिगमेटिज्म। दृष्टि वैषम्य क्या होता है? इस दोष से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस में स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में ठीक ढंग से नहीं दिख पाता। इसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये 4 रोग थे और एक मोतियाबिंद और होता है। कैटरैक्ट। मोतियाबिंद में क्या होता है? जो हमारी आंख में नेचुरल लेंस लगा रहता है ना, वो धुंधला हो जाता है, उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, लचीला कम हो जाता है। जो आंख का लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है आंख में हमारे? कॉनकेव, बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव लेंस, आंख का लेंस धुंधला हो जाता है, डल पड़ जाता है, ये धुंधला हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है, सॉफ्टनेस कम हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं? ऑपरेशन द्वारा
पुराने लेंस को हटा करके एक इंट्रा ऑकुलर लेंस फिट कर दिया जाता है। इंट्रा ऑकुलर लेंस जिसको बोलते हैं अंतःदर्शी लेंस, ये इम्प्लांट कर दिया जाता है इसमें। हो गया। तो ये हमारे आँख के क्या थे, दोस्त थे ये। अब बात करते हैं कान के बारे में। हेडिंग लगाइए ईयर, कान। लास्ट टाइम 2022 में कान से भी क्वेश्चन आया हुआ है और आँख से भी आया था। एक एक क्वेश्चन पूछा था दोनों से। कान क्या है? कान एक श्रवणेंद्रिय है। ये ऑडिटरी सेंस ऑर्गन है। ये श्रवण क्रिया का बोध होता है इससे, सुनते हैं हम। श्रवणेंद्रिय है ये। मेनली इसके दो फंक्शन होते हैं कान के। कौन कौन से? एक तो होता है सुनना, और एक होता है शारीरिक संतुलन। एक क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में कौन सा अंग सहायक होता है? तो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने में कान सहायक होता है। कान का कौन सा पार्ट? इंटरनल पार्ट। कान के तीन पार्ट होते हैं। तो एक तो सुनना होता है, लिसनिंग, और दूसरा होता है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस। कान को, ईयर की स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। बाह्य कर्ण, आउटर ईयर, मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, अंतःकर्ण, इंटरनल ईयर।
सबसे पहला पार्ट आता है एक्सटर्नल ईयर। आउटर को एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, बाहरी। सबसे पहला पार्ट है बाह्य कर्ण, एक्सटर्नल ईयर। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना, और दूसरा है बाह्य कर्ण कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। ये दो पार्ट हैं इसके। कर्ण पल्लव ये वाला भाग होता है, और जो सुरंग सी टाइप की है इसको बोलते हैं बाह्य कर्ण कुहर, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस। सबसे पहला पार्ट आता है कर्ण पल्लव, ईयर पिन्ना। ये कर्ण पल्लव जो होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है। केवल स्तनधारियों में पाया जाता है ये, मैमल्स के अंदर होता है ये। केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। ये पीली इलास्टिन उपास्थियों से मिलकर बना होता है। येलो इलास्टिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। हम अपने कानों को हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कानों की जो मांसपेशी होती है ना, वो वेस्टिगियल मसल्स होती है, अवशिष्य होती है। ये हम अपने कानों को नहीं हिला सकते। इसका मसल्स का नाम है ऑरिकुलर मसल्स। और ऑरिकुलर मसल जो होती है वो शरीर का एक अवशेषी अंग है, अवशेषी पेशी है। जैसे अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता, अक्कल दाढ़ का कोई यूज नहीं होता, ऐसी हमारे ऑरिकुलर मसल जो होती है ना, वो कोई काम की नहीं होती है, वो वेस्टिगल होती है। इसलिए हम अपने कानों को हिला नहीं सकते, क्योंकि ये ऑरिकुलर मसल्स पाई जाती है इनमें। ऑरिकुलर मसल्स से बने होते हैं ये। और ये जो मसल्स है ये एक वेस्टिगियल मसल्स है, एक अवशेषी पेशी है। इसीलिए हमारे कानों में मूवमेंट नहीं होता है। हमारे कानों में मूवमेंट नहीं होता है।
तो बाह्य कर्ण का पहला पार्ट कौन सा है? कर्णपल्लव। कर्णपल्लव को ईयर पिन्ना कहते हैं। ओनली मैमल्स के अंदर पाया जाता है। येलो इलास्टिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ऑरिकुलर मसल से बना होता है। ऑरिकुलर मसल्स कैसी होती है? वेस्टिगियल मसल्स होती है, अपशिष्ट पेशी होती है, इसलिए हम हमारे कानों को हिला डुला नहीं सकते हैं। ये पिन्ना क्या होता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है ये, और साउंड वेव्स को फिर आगे पहुंचाता है। पिन्ना जो है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। तथा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में भेजता है, यानी आगे की ओर भेजता है। ये जो ईयर पिन्ना होता है, इसका कुछ भाग एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस को घेरे रखता है, उसको कौन का कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन का। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कौन का कहते हैं। तो पिन्ना जो भाग है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस के कुछ पार्ट को घेरे हुए रखता है, जिसे कौन का कहते हैं। क्या कहा जाता है? कौन का कहते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका बाह्य कर्णकुहर। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, बाह्य कर्णकुहर, ये अंदर की ओर फैली रहती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका नुमा संरचना होती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी पतली नलिका नुमा संरचना है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, अंदर की ओर फैली रहती है ये। इसके अंतिम पार्ट पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसको ईयर ड्रम कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। बाह्य कर्णकुहर,
एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस 2.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो कि अंदर की ओर फैली रहती है। इसके अंतिम भाग पर टिम्पैनिक, इसके अंतिम भाग पर कर्णपट है। ईयर ड्रम, कर्णपट है झिल्ली, कान की झिल्ली कहते हैं, कान का पर्दा कहते हैं। ईयर ड्रम, कान का पर्दा उपस्थित होता है, ईयर ड्रम होता है, सुरक्षा करता है। ये बाह्य कर्ण कुहर को मध्य कर्ण गुहा से अलग करता है। बाह्य कर्ण कुहर मिडिल ईयर कैविटी से अलग करता है। मिडिल ईयर कैविटी से अलग करता है। हमारे कान में शिरोमिनस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये शिरोमिनस ग्लैंड्स श्वेत ग्रंथि जो होती है ना, स्वेट ग्लैंड्स, उनका मॉडिफिकेशन होती है ये। सिरोमिन क्या काम करता है, जिसको आप ईयर वैक्स भी कहते हो, कान का मोम कहते हैं, कान का मैल जिसको कहते हो, ईयर वैक्स, ये ईयर ड्रम को की सुरक्षा करता है। ये ईयर ड्रम को सुरक्षा करता है, ईयर वैक्स बोलते हैं इसको। चिकना बनाता है, ये स्मूथनेस देता है ईयर ड्रम को, ये सुरक्षा करता है तथा चिकनापन, स्मूथनेस प्रदान करता है।
तो ये पहला पार्ट आता है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा पार्ट आता है मध्य कर्ण, मिडिल ईयर, इसको टिम्पैनिक कैविटी भी कहते हैं, टिम्पैनिक गुहा बोलते हैं इसको, टिम्पैनिक गुहा बोलते हैं। इसमें हवा भरी रहती है और एक टिम्पैनिक बुल्ला में बंद रहता है, इसके चारों पार्ट को बोलते हैं टिम्पैनिक बुल्ला। टिम्पैनिक बुल्ला के अंदर ये बंद रहता है। ये टिम्पैनिक जो गुहा है ये ग्रसनीय गुहा से जुड़ा रहता है, एक ट्यूब द्वारा ग्रसनीय गुहा, फेरिंगियल कैविटी, ग्रसनीय गुहा से जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन ट्यूब। यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ये यूस्टेकियन ट्यूब क्या काम करती है? एक तो जो टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक गुहा है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उसके दोनों ओर दबाव प्रेशर को बनाए रखती है ये यूस्टेकियन ट्यूब। साउंड बैलेंसिंग का काम करती है। यूस्टेकियन ट्यूब क्या काम करती है? टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर दबाव को बनाए रखती है। यूस्टेकियन ट्यूब टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर दबाव प्रेशर को बनाए रखती है। टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों ओर प्रेशर को बनाए रखती है। साउंड बैलेंसिंग का काम करती है। जब बहुत ज़्यादा साउंड होता है ना कई बार, तो ये मुंह से साउंड को बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से कान की झिल्ली के फटने का डर कम रहता है। जैसे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो कई बार बहुत ज़्यादा ध्वनि जाती है तो साउंड को फिर ये मुंह से बाहर निकाल देती है, जिससे हमारी कान की झिल्ली फटती नहीं है, तो कान के फटने को भी रोकता है। उसको बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। फिर अब इसमें पढ़ेंगे अपन ईयर ऑसिकल्स, कान की हड्डियाँ। पिछली बार कान की हड्डी से प्रश्न आया हुआ है और एक कार्टिक अंग पर क्वेश्चन आया था, एक कान पर भी, आंख पर भी प्रश्न आया हुआ है। तो तीन हड्डियां पाई जाती हैं इसमें, इनकस, मेलियस और
स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो किसकी होती है, कान की ही होती है। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। मिडिल ईयर में कितनी बोन्स होती हैं, 3। कौन कौन सी, इनकस पहली, दूसरी मेलियस, तीसरी, पहली तो होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस, तीसरी होती है स्टेपीज। ये 3 हड्डियां इसमें पाई जाती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये हड्डियां निष्क्रिय हो जाती हैं, और निष्क्रिय होने के कारण धीरे धीरे बहरापन बढ़ जाता है, धीरे धीरे सुनाई कम देता है। तो जैसे जैसे अपन बूढ़े होते जाते हैं या एज बढ़ती जाती है, सुनना धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वो हड्डियां क्या हो जाती हैं, निष्क्रिय होने लग जाती हैं। तो उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सी हड्डियों की, वो चर्चा कल करेंगे।